हाँ जी, क्या हाल है? तो क्वेश्चन 4 इस पेपर का एक कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली इस सवाल में आपको पहले ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। अच्छा, वो कह रहा है ईएमएम इज अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस प्रोड्यूसिंग वन प्रोडक्ट, अ वुडन डेस्क। द बिजनेस इज कॉन्ट्रैक्टेड टू सप्लाई 220 डेस्क ईच वीक एट 2H को अ लार्ज रिटेलर एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 44। तो हमारा एक ही कस्टमर है जो हमसे 220 डेस्क खरीदता है एट $44 पर यूनिट। ये हमारी सेलिंग प्राइस है। कह रहा है जो हमारी कंपनी की कॉस्ट है उसमें इतना मटेरियल लगता है। अच्छा देखो, जो भी पर यूनिट कॉस्ट है ना, वो सारी वेरिएबल कॉस्ट है। और अगर कॉस्ट पर वीक दी हुई है ना, पर वीक, तो उसका मतलब है ये वेरिएबल नहीं है, ये फिक्स कॉस्ट है। क्योंकि भले आप यूनिट बनाओ या नहीं बनाओ, पूरे वीक की लगी। जैसे डायरेक्ट प्रोडक्शन लेवल में कुछ सैलरीज हैं, मतलब आपने लेबर को भी ना फिक्स सैलरी पे रखा हुआ है, उनको आप पर यूनिट नहीं देते हो, तो ये फिक्स कॉस्ट है। लेकिन जो उनका बोनस है वो वेरिएबल कॉस्ट है। इसी तरह ये फिक्स कॉस्ट है मगर ये वेरिएबल कॉस्ट है, और ये फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है। हमें वो कह रहा है ब्रेक इवन निकालो। तो ब्रेक इवन निकालने के लिए हमें पहले देखना होगा कि भाई हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है। तो बेसिकली जो पर वीक वाली कॉस्ट हैं सारी, ये पांच, अगर इन पांचों को मैं ऐड कर लूं, 410 प्लस 180 प्लस 120 प्लस 400 प्लस 240, तो ऐड करके आएगा 1350। फिर अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना चाहूँ तो सारी पर यूनिट वाली, मतलब 36 प्लस 0.5 प्लस 0.3, तो ये बन जाती है 36.8। सही है। अब मेरी जो कंट्रीब्यूशन आएगी बेटा, वो होता है सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस। तो सेलिंग प्राइस 44 है, तो 44 में से अगर आप 36.8 माइनस कर दोगे तो आपके पास 7.2 की कंट्रीब्यूशन आएगी। और ये 7.2 की कंट्रीब्यूशन है, हम सिंपली क्या कर सकते हैं, फिक्स कॉस्ट विच इज 1350 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विच इज 7.2, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो आपको पता चल जाएगा कि आप 188 यूनिट्स पे ब्रेक इवन करते हो। आप बेचते तो ज्यादा हो, अभी बेचते तो आप ज्यादा हो, लेकिन आप ब्रेक इवन करने के लिए 187.5 आता है और उसको 188 कर देते हैं। ठीक है। फिर वो कह रहे हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है। तो जितना आप बेचते हो, विच इज 240 आए थे 220, उसका और जितने पे हम ब्रेक इवन करते हैं उसका जो डिफरेंस है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक इवन पॉइंट एंड फोरकास्ट सेल्स और एक्चुअल सेल्स। एक्सप्लेन द यूजफुलनेस ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी बड़ा यूजफुल है, क्योंकि ये हमें बताता है कि कब कितने यूनिट्स में हमें प्रॉफिट होगा। ओके, इट्स अ मेजर ऑफ रिस्क आल्सो, बिकॉज मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर छोटा हो बहुत, तो उसका मतलब है कि आप बहुत जल्दी से लॉस रीजन में जा सकते हो। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी बड़ा है तो दैट मींस आपके पास काफी कवर अवेलेबल है टू मेक प्रॉफिट। ओके, फिर वो कह रहा है प्रिपेयर अ वीकली प्रॉफिट स्टेटमेंट यूजिंग मार्जिनल कॉस्ट प्रिंसिपल। देखिए, अगर वो बोले कैलकुलेट प्रॉफिट, तो फिर तो हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू यूनिट्स माइनस फिक्स कॉस्ट। बट अगर वो बोलता है मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट, तो आपको सेल से शुरू करना पड़ेगा, मतलब रेवेन्यू से। आपको पूरा दिखाना पड़ेगा कि भाई मेरी सेल्स होंगी, हम 44 का एक यूनिट बेचते हैं, इनटू हमने टोटल 220 डेस्क बेचे हैं, तो हमारी सेल्स होंगी 9680। फिर आप दिखाओगे आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि आपने ये यूनिट्स बनाने हैं, 36 का एक है, आप चाहो तो उसको भी अलग अलग दिखा सकते हो, जैसे डायरेक्ट मटेरियल बोनस, लेबर बोनस, वो आप बता सकते हो। लेकिन अभी बिकॉज हम एक साथ वेरिएबल कॉस्ट हमारी निकली हुई है 36.8, अगर मैं उसको भी 220 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आई गेट 8096। इसका और इसका जो डिफरेंस है, दैट्स माय कंट्रीब्यूशन which I could have simply calculated 220 into 7.2। अगर आप 220 into 7.2 भी करो तो तब भी यही आंसर आता है। बट क्योंकि मार्जिन कॉस्ट स्टेटमेंट बनानी है और फिक्स कॉस्ट हमारी 1350 है जो हमने ब्रेक इवन के लिए निकाली थी, तो ये पूरे वीक का जो प्रॉफिट है, इसको प्रॉफिट फॉर द ईयर मत लिख देना, प्रॉफिट फॉर द वीक। ओके, सही है। EMM is concerned about future prospect. It has spare direct labor capacity and machine is not being fully utilized। मतलब वो कह रहे हैं फैक्ट्री में अभी भी जगह है। ये जो 220 यूनिट्स हम बना के देते हैं ना उसको, एच एन को, उसके बाद भी हमारे पास जगह है। तो एक के लिमिटेड, एक कोई बंदा है, उसने हमें, एक लार्ज फर्नीचर कंपनी है, उसने बोला कि यार 80 डेस्क आप हमें हर हफ्ते बना के दो। के लिमिटेड रिक्वायर अ स्मॉल डिजाइन चेंज टू रेडेस एंड दिस वुड add 5.4 to the material cost,
worker on these would receive an additional finishing labor bonus of 0.2. वो कहता है calculate the selling price per unit EM should quote to K Limited in order to achieve a contribution to sales ratio of 20%. तो बेसिकली हमें ये देखना पड़ेगा कि जो इसका ऑर्डर है, जो इसके 80 डेस्क हमने बनाने हैं, इसमें हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगेगी। तो देखो हमारी जो पुरानी वेरिएबल कॉस्ट है वो तो लगी रही है 36.8 जो हमने यहाँ पे निकाली थी, सही है। अब वो कह रहा है ऑन टॉप ऑफ दिस आपका जो एडिशनल मटेरियल पे खर्चा होगा वो 5.4 एक्स्ट्रा होगा। वो ये नहीं कह रहा कि जो पहले लग रहा था अब 5.4 लगेगा, उससे 5.4 ज्यादा लगेगा। तो एक मैंने 5.4 ऐड कर दिया, उसके बाद बेटा हमने बोनस भी देना है, एक एडिशनल बोनस देना है $0.2 का अपनी लेबर को, राइट। तो दैट मींस अब हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो होगी 42.40। दिस इज आवर वेरिएबल कॉस्ट। वो कह रहा है यू वांट अ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो ऑफ 20%। आपको पता है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो ऑफ 20% अचीव करने के लिए कह रहा है हमारी सेलिंग प्राइस कितनी होगी। मतलब कि अगर हम सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन मिलेगी। वो कह रहा है अगर सेलिंग प्राइस x है तो कंट्रीब्यूशन शुड बी 20% ऑफ दैट x एंड योर वेरिएबल कॉस्ट इज 42.4। तो हमें अब ये निकालना है कि हम कितने का वो प्रोडक्ट बेचेंगे। तो इसके हिसाब से तो 53 आएगी सेलिंग प्राइस, क्योंकि व्हेन यू सॉल्व फॉर x। या आप ये बोल सकते हो अगर कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो 20% चाहिए दैट मींस वेरिएबल कॉस्ट इज एक्चुअली 80%, क्योंकि 20% तो कंट्रीब्यूशन है। हाउ मच शुड बी 100%। अगर ऐसे भी निकालोगे तब भी आपका आंसर वही $53 आएगा, सही है। फिर वो कहता है इट हैज बीन डिसाइडेड टू कोट अ प्राइस ऑफ 48। 53 का पहले हम वो तो 20% के लिए चाहिए था, लेकिन हमने सोचा उनको 48 में दे दें, सही है। हमारी वेरिएबल कॉस्ट ही 42.4 है इफ यू रिमेंबर, लेकिन हमने सोचा 48 में देते हैं। दिस वर्क वुड इन्वॉल्व एम्प्लॉइंग एक्स्ट्रा फिनिशिंग लेबर at a weekly salary of 120 and hiring an additional machine at $30 per week। मतलब वो कह रहा है फिक्स कॉस्ट भी आपकी बढ़ेगी। The contract with H&Co to produce 220 each would still continue at a price of 44। वो वही रहेगा। EMM ने डिसाइड किया है कि उसको एनुअल प्रॉफिट होना चाहिए $17,000 का, ये उसने टारगेट सेट किया हुआ है। कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट स्टेटमेंट टू शो टोटल वीकली कंट्रीब्यूशन एंड टोटल वीकली प्रॉफिट इफ के लिमिटेड एक्सेप्ट द कोटेशन। मतलब अगर वो 48 में खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, अब वो कह रहा है एक स्टेटमेंट बना के बताओ हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो देखो अब जो हमारी सेल्स हैं वो दो किस्म की हैं, क्योंकि अब हम सिर्फ 220 इंटू 44 नहीं कर रहे हैं, वो तो हम पहले भी कर रहे थे 220 इंटू 44 अगर आप ये देख रहे हो। लेकिन अब हम ऑन टॉप ऑफ दिस वी आर आल्सो गोइंग टू सेल 80 यूनिट्स एट 48, है ना, क्योंकि इनको भी 80 यूनिट्स बेचेंगे ना। तो हमारी ये हो जाएगी 13520। ठीक है। जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी दो किस्म की होंगी, एक तो होगा 220 इंटू 36.8, वो तो बन ही रहा है, प्लस जो 80 यूनिट्स हैं उन पे हमारी वेरिएबल कॉस्ट 42.40 की आएगी, राइट। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 11488 आएगा। फिर आपकी ये कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, दिस इज योर कंट्रीब्यूशन विच इज 2032। देन यू हैव योर फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में पहले फिक्स कॉस्ट हमारी 1350 थी, लेकिन अब एक तो हमें ये वीकली सैलरी पे एक बंदा हायर करना है, 120 इसके देने पड़ेंगे, $30 इसके भी देने हैं। तो अब हमारी फिक्स कॉस्ट हो जाएगी 1500 टोटल। तो अब जो हमें हर वीक प्रॉफिट होगा वो 532 होगा। लाइक जो प्रॉफिट फॉर द वीक है, जो पहले हमें 234 होता था, अब हमें प्रॉफिट फॉर द वीक 532 होगा। ठीक है, दैट्स आवर प्रॉफिट फॉर द वीक 532। अब वो कहता है के लिमिटेड ने बोला है कि वो सिर्फ ऑर्डर पे तब प्रोसीड करेंगे अगर उनको 5% सेटलमेंट डिस्काउंट मिले फॉर द पेइंग द अकाउंट विद इन 7 days। कैलकुलेट द टोटल वीकली प्रॉफिट इफ हम उनको दे देते हैं सेटलमेंट डिस्काउंट। मतलब वो कह रहे हैं अब हम 48 का भी नहीं लेंगे, हम इस पे भी ना 5% डिस्काउंट लेंगे। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, पूरी स्टेटमेंट बनाने से अच्छा जो 532 है अगर मैं इसमें से डिस्काउंट माइनस कर दूं। अब डिस्काउंट कितना होगा, देखो जो भी हमने उनको सेल करी है, हमने उनको सेल करी है 80 इंटू 48 की, इस पे उनको 5% डिस्काउंट चाहिए। तो 80 इंटू 48 पे अगर आप उनको
5% डिस्काउंट दो तो दैट्स 192। तो 192 का डिस्काउंट अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे अभी भी 340 पर वीक का प्रॉफिट होता है। Can I advise whether or not ये proposal by K Limited should be accepted? Justify your answer using both financial and non-financial factors. तो देखो मैं वैसे ही आपसे पूछ रहा हूँ, अगर 340 पर वीक का प्रॉफिट होता है तो 52 वीक साल में होते हैं, तो 52 वीक साल में जो होते हैं उससे उनको 17,680 का प्रॉफिट हो जाएगा। उनका टारगेट क्या था प्रॉफिट का? 17,000। तो दैट मींस एक तो हम बोल सकते हैं कि प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड क्योंकि उससे वो अपना टारगेट प्रॉफिट मीट कर रहे हैं। देखो पहले नहीं कर रहे थे, पहले 234 का प्रॉफिट कमा रहे थे। अगर आप 234 को 52 से मल्टीप्लाई करो तो इससे 12,168 बनता है। तो दैट मींस ये प्रपोजल एक्सेप्ट करने से एक तो फायदा ये होगा कि उनका टारगेट मीट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, एक तो उनको एडिशनल प्रॉफिट हो रहा है, सही है। हर हफ्ते दे आर मेकिंग एन एडिशनल प्रॉफिट ऑफ आई थिंक 340 माइनस 234, 106 का एडिशनल प्रॉफिट हर हफ्ते कमाते हैं, सही है। अगर आप उसको भी उसको अगर 106 को 52 से मल्टीप्लाई कर दो, 5512 का एडिशनल प्रॉफिट आप कमा रहे हो, टारगेट भी मीट हो रहा है। लेकिन अब आपको ये भी सोचना होगा कि ऐसा तो नहीं है कि जो दूसरी हमारी सप्लायर है, जो कस्टमर है, वो भी डिस्काउंट मांगना शुरू कर दे 5% का, ठीक है। बट अभी भी ऑर्डर की कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव तो है, तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। नॉन फाइनेंशियल में आप बोल सकते हो कि पहले आप ना, अगर आप ये ऑर्डर एक्सेप्ट करते हो, एटलीस्ट आपके अब 2 कस्टमर्स हो जाएंगे। पहले आपका सिर्फ एक ही कस्टमर था, आप अपनी कैपेसिटी को भी यूटिलाइज कर रहे हो। फिर आपको ये भी सोचना चाहिए कि यार लॉन्ग टर्म क्या अरेंजमेंट होगी। शॉर्ट टर्म तो चलो ठीक है, क्या लॉन्ग टर्म में भी हमें उसको 48 में ही देना पड़ेगा और डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू कंसिडर, ठीक है। आपको ये भी सोचना चाहिए क्या कस्टमर वाकई 7 दिन में पैसे देगा या नहीं देगा, तो ये सारी बातें कर सकते हैं। अच्छा, स्टेट 2 एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। अच्छा, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस जस्ट लाइक ब्रेक इवन। जो ब्रेक इवन का एनालिसिस है ना, कि भाई आपके यूनिट्स बढ़ते हैं तो कॉस्ट में चेंज आता है, उसी को कॉस्ट वॉल्यूम सीवीपी एनालिसिस भी बोलते हैं, या मार्जिनल कॉस्टिंग इन इटसेल्फ इज लाइक सीवीपी एनालिसिस। तो इसके एडवांटेज होते हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है, ठीक है। दूसरा जो है वो हम सेलिंग प्राइस सेट कर सकते हैं इसके थ्रू। अगर हमें अपनी वेरिएबल कॉस्ट पता हो तो हम उसके ऊपर एक CS रेशियो लगा के कंट्रीब्यूशन टू कितनी कंट्रीब्यूशन चाहिए प्राइस सेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर आपने पहले से एनालिसिस किया होता है तो आपको कॉस्ट को मैनेज करने में, कंट्रोल करने में, एक बजट्स बनाने में, टारगेट्स बनाने में बड़ी आसानी होती है। आप उसको फिर रिव्यू कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशन इसकी होती है कि इसकी अजम्पशंस हैं बेटा, और अजम्पशंस ये हैं कि भाई आपका सिर्फ एक ही तरह का प्रोडक्ट है, आप कोई स्टॉक नहीं रखते हो, इन्वेंट्री सारी बिक जाती है। ये सारी लिमिटेशंस हैं कि सेलिंग प्राइस कांस्टेंट रहती है, असली में नहीं रहती। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है, ये एक अजम्पशन है जो असली में नहीं रहती। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट, क्योंकि आपको बल्क डिस्काउंट, एफिशिएंसी, वो सब होती है। तो ये एडवांटेजेस इसके मेनली क्या है कि मैनेजमेंट को बिजनेस की प्लानिंग में और कंट्रोल में हेल्प करती है, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है कि भाई जैसे कि मेक और बाय डिसीजन, एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन। इट हेल्प्स यू टू कैलकुलेट योर ब्रेक इवन पॉइंट, ये भी एक एडवांटेज है, ठीक है। इट हेल्प्स यू सेट द सेलिंग प्राइस, ये एक एडवांटेज है। और लिमिटेशंस मैंने आपको बता दी कि हम अस्यूम करते हैं फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी, भाई अब असली में तो नहीं रहती फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट, या सेलिंग प्राइस पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी, या हमारा सारा माल बिक जाएगा, इन्वेंट्री नहीं होगी। ये कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस की लिमिटेशंस है। जो उसकी अजम्पशंस है वही उसकी लिमिटेशंस है, ठीक है। चलिए मैं दूसरा पेपर भी करता हूँ।